एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो आज हम लोग करने वाला हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। मतलब टॉपिक का नाम ध्यान से पढ़ो, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। तो ये रिलेशन बताना कि कैसे वेरी करता है, क्या इसका रिलेशन है। ठीक है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर एंड वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, हमें ये भी आज बताना है। तो आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है। एक तो यहाँ पर आपके जो टेक्स्ट बुक में है, ठीक है, वो आप लोग एक तो डायरेक्ट याद कर लो, ये आपका लीनियर इक्वेशन दे दिया, ये कुछ फॉर्मूला है, ये आप लोग को डायरेक्ट समझना है। या फिर अभी मैं इसका डेरिवेशन समझाऊंगा, तो वो डेरिवेशन ध्यान से समझना और ध्यान से देखना कि आखिर ये होता कैसे है। सेम फॉर्मूला मैं आपको डिराइव करके दिखाऊंगा, तो ध्यान से सब लोग देखना। ठीक है, थोड़ी सी हम लोग बातें करेंगे, कैसे आया क्या आया, अभी ध्यान से सुनो। स्टार्ट करते हैं। मान लो आपके पास एक कंडक्टर है। क्या है आपके पास? एक कंडक्टर है। समझ लिया सब लोगों ने? कंडक्टर है आपके पास? यस सर, समझ लिया। अभी ध्यान से सुनना। ये कंडक्टर को मैंने 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा। इनिशियल टेम्परेचर क्या था? 0 डिग्री सेल्सियस। इस टाइम पे टेम्परेचर क्या था? टेम्परेचर को मैंने बोला T0 था। यस, कभी टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस था तब टेम्परेचर कितना लिया मैंने? T0 लिया। इस टाइम पे मेरा रेजिस्टेंस कितना होगा? रेजिस्टेंस होगा मेरा R0 और रेजिस्टिविटी कितना होगा मेरा? ρ0। मतलब एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर इज T0, रेजिस्टेंस इज R0 एंड रेजिस्टिविटी इज ρ0। समझ में आई बात? फिर मैंने कुछ टेम्परेचर बढ़ा दिया, T टेम्परेचर। फिर मैंने क्या कर दिया? कुछ टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो उस टाइम पे मान लो मैंने यहाँ पर टेम्परेचर कर दिया 80 डिग्री सेल्सियस समथिंग। हाँ, एग्जाम्पल है, रैंडम एग्जाम्पल। तो उस टाइम पे टेम्परेचर था T और रेजिस्टेंस था R और रेजिस्टिविटी थी ρ। समझ में आ गया? ये क्या था? ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में और ये सब T टेम्परेचर पे था। T टेम्परेचर पे टेम्परेचर T हो गया, रेजिस्टेंस R हो गया और रेजिस्टिविटी ρ हो गई। क्लियर है इतना? अभी ध्यान से सुनना। तो अभी हो क्या रहा है? जैसे हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, किसके साथ? रेजिस्टेंस के साथ। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या सर? जो आपका चेंज इन रेजिस्टेंस है ना, चेंज इन रेजिस्टेंस, अभी ध्यान से सुनना। ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज कैसे मिलता है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो ये आपका जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चेंज इन टेम्परेचर। हाँ या ना बोलो? यस और नो? फटाफट बोलो। यस, पक्का? अभी यही चेंज इन रेजिस्टेंस, ये क्या होगा? ओरिजिनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। यस और नो? यस और नो? अरे देखो ना, बराबर ना। देखो, रेजिस्टेंस का चेंज हो रहा है, चेंज इन रेजिस्टेंस विल इक्विवेलेंट टू चेंज इन टेम्परेचर। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और वही चेंज इन रेजिस्टेंस, अभी देखो, अगर रेजिस्टेंस के बीच में चेंज ज्यादा हो तो वो इनिशियल वैल्यू के ज्यादा होगा। नहीं समझा सर? अभी ध्यान से सुनो, समझो। मान लो आपके पास एक वायर है। मान लो आपके पास एक वायर है, 1 मीटर का वायर है, इसका रेजिस्टेंस है 10, इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम्स। 1 मीटर का वायर, रेजिस्टेंस है 10 ओम्स। फिर मैंने इसमें टेम्परेचर अप्लाई किया तो इसका रेजिस्टेंस बन गया 11 ओम्स। तो कितना रेजिस्टेंस चेंज हुआ? 1 ओम का। कितना रेजिस्टेंस चेंज हुआ? 1 ओम का। मान लो अभी मैंने 2 मीटर का वायर ले लिया। कितने मीटर का वायर ले लिया? 2 मीटर का वायर ले लिया। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 20 ओम्स। मैंने टेम्परेचर सेम अप्लाई किया तो चेंज कितना हो जाएगा? 22 ओम्स। तो अभी चेंज कितना हुआ? 2 ओम का। समझ में आ रहा है? जब 1 मीटर का वायर था तो चेंज था 1 का। 2 मीटर का वायर है तो चेंज कितना है? 2 का चेंज है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। हाँ, मान लो आपके पास 10 मीटर का वायर है। कितने मीटर का वायर है? 10 मीटर का वायर है। तो 10 मीटर के वायर के लिए क्या होगा? 10 मीटर के वायर के लिए होगा 100 ओम्स। अब मैंने उतना ही टेम्परेचर अप्लाई किया तो चेंज कितना हो जाएगा? ये चेंज कितना हो गया? 110। तो कितना चेंज मिला अपने को? 10 ओम्स का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो वैल्यू है, जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, वो किसके बराबर है? इनिशियल के कंपैरिजन में कितना बड़ा है। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं। समझ में आ रही है बात? नहीं समझी? अरे समझो ना, फिर से पीछे जाओ और सुनो ध्यान से कि जैसे जैसे आपकी लेंथ चेंज हो रही है, लेंथ में जो डिफरेंस चेंज हो रहा है, वैसे वैसे आपका चेंज इन रेजिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। पहले में कितना चेंज था? 1 का चेंज था, दूसरे में 2 का चेंज था, तीसरे वाले एग्जांपल में 10 का चेंज था। तो चेंज बढ़ रहा है, तो उसको मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो अभी इसी को मैं, देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम कर दूं, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? R माइनस R0 इज प्रोपोर्शनल टू R0 T माइनस T0 लिख सकता हूँ मैं। यस और नो? यस सर। और अगर मुझे यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटानी है तो मुझे क्या लाना पड़ेगा? मुझे क्या लाना पड़ेगा? एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाऊं तो यहाँ पर एक ये आ जाता है कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का नाम है टेम्परेचर
कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा, ठीक है, इसका नाम अल्फा है, ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। तो अगर अल्फा का फॉर्मूला बनाना तो अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा, अल्फा इज इक्वल्स टू, सब मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में चले जाएंगे, आर माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट टी माइनस टी नॉट, और ये आपका बन गया फॉर्मूला, ये आपका बन गया फॉर्मूला। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्लियर है। यही फॉर्मूला देखो आपको डिराइव करके दिया है, ये देखो यहाँ पर आर माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट टी माइनस टी नॉट, समझा फॉर्मूला कैसे आया, यस और नो, यस सर। अब ये वाला फॉर्मूला सर, ये वाला इक्वेशन नंबर 11.13 वाला फॉर्मूला कैसे आएगा, ध्यान से देखो, इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो, दिख रहा है ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को क्या मैं ये आर नॉट को इस साइड भेज सकता हूँ, यस सर भेज सकते हो। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा सर, फॉर्मूला बनेगा आर इज इक्वल्स टू, इस साइड गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट टी माइनस टी नॉट। अब इसमें से मैं आर नॉट बाहर निकाल लूँ तो क्या बनेगा फॉर्मूला, आर नॉट ब्रैकेट में क्या बचेगा, आर नॉट तो बाहर निकल गया 1 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, अल्फा टी माइनस टी नॉट, देख लो बुक में यही फॉर्मूला दिया है कि नहीं दिया है, दिस इज द लीनियर इक्वेशन, इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला ही बन गया, ये वाला भी बन गया। अभी ये रेजिस्टेंस के टर्म में था, ये क्या था, रेजिस्टेंस के टर्म में। आपको सेम फॉर्मूला बनाना है रेजिस्टिविटी में, तो आपको क्या करना है पता है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जहाँ पर आर लिखा था वहाँ पर लिख दो रो, जहाँ पर लिखा था आर नॉट वहाँ पर लिख दो रो नॉट। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बोलो, फॉर्मूला बनेगा आर इज अल्फा इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था, आर माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट टी माइनस टी नॉट। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर की जगह पे लिखूंगा मैं रो, आर नॉट की जगह पे लिखूंगा मैं रो नॉट, और यहाँ पर आ गया रो नॉट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा टी माइनस टी नॉट, समझा, यस और नो। और वही अल्फा वाला फॉर्मूला, एक पूरा सीरीज में फॉर्मूला जो लिखा था ये वाला, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ रो के टर्म्स में, ध्यान से बताना क्या लिखूंगा मैं, बोलो, इसकी जगह पे मैं लिखूंगा रो अल्फा रो, ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा रो नॉट, यहाँ पर लिखूंगा 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, समझा, यस और नो, यस और नो। देखो बहुत कचरा हो गया। अभी देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो या फिर ये डेरिवेशन याद कर लो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। चलो तो यहाँ पर ये अपना टॉपिक होता है समाप्त। कंक्लूजन क्या है सर, कंक्लूजन ये है कि रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी चेंजेस विद टेम्परेचर, कैसे चेंज करते हैं, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर देखो, उसका यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख के दे दिया है। The temperature coefficient of resistance is defined as increase in resistance per unit original resistance at the chosen reference temperature per degree rises in temperature। ये है उसका डेफिनेशन, किसका, अल्फा का। अल्फा मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, उसकी यूनिट क्या आएगी, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम्स, यहाँ पर भी ओम्स, और यहाँ पर मान लो सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, तो ओम मर गया, और क्या बना यूनिट, यूनिट बना पर डिग्री सेल्सियस, या फिर डिग्री सेल्सियस इनवर्स, या फिर केल्विन के टर्म्स में भी आप लोग लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात। तो यूनिट क्या है इसका, पर डिग्री सेल्सियस, यूनिट क्या है, पर डिग्री सेल्सियस। बोलो समझ में आया बात, यस। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया है, आपको वैल्यू दे दी है, टेम्परेचर दे दिया है, ठीक है, आप लोगों को खाली वैल्यू रखना है फॉर्मूला में और आपको आंसर मिल जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, क्लियर है। कर लोगे सॉल्व, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, देख लो सोल्यूशन आपके सामने है, फिर आपको वैल्यू रखना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा, यस। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। तैयार हो, पहला टॉपिक समझ में आ गया, पक्की बात, यस। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एमएफ, ठीक है। तो पिछली बार हम लोग ने क्या किया था, पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका 11.11। मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा आप लोग इसके बारे में सर्च करके आना, तो शायद आप लोगों ने की होगी, शायद आप लोगों ने नहीं की होगी। जिन्होंने नहीं की है ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। अभी ये पूरा थियोरेटिकल है, ये क्या है, पूरा थियोरेटिकल है, तो इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। बाकी रीडिंग आपको करनी पड़ेगी, क्लियर है।
तो आज के टॉपिक में हम लोग तीन चीजें डिस्कस करने वाले। क्या डिस्कस करने वाले? तीन चीजें डिस्कस करेंगे। एक होगा अपना टॉपिक ईएमएफ, जिसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दूसरा जो हम लोग डिस्कस करने वाले वो होगा टर्मिनल वोल्टेज। क्या होगा सर? वो टर्मिनल वोल्टेज। क्लियर है? और फिर थर्ड जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरनल रजिस्टेंस। तो देखो ना, थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा है कुछ सुना सुना सा, कुछ देखा देखा सा? यस। नहीं देखा है, नहीं सुना है, ध्यान से सुनना। तीनों चीजों पे हम लोग बहुत ही बढ़िया डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, जो कि है अपना ईएमएफ, जो कि है अपना ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अभी ये सर क्या होता है? अभी ध्यान से सुनना। ये कोई एक टाइप का फोर्स है क्या सर? आंसर इज नहीं। ठीक है। जब इसके इसके बारे में लोग लिख रहे थे या फिर इसके बारे में जब लोग समझ रहे थे, तभी उन्होंने इसको नाम दे दिया। जैसे कि जब आप बहुत छोटे से होते हो, ठीक है, 1 साल के, 1.5 साल के, 6 महीने के, तब आपके मम्मी पापा आपको नाम दे देते, परी परा जो भी नाम दे देते। ठीक है। तो वो नाम कैसे आपके साथ पूरी जिंदगी भर रह जाता है, जब तक आप लोग खुद से अपना नाम चेंज ना करो। वैसे ही जब इसका इन्वेंशन हुआ था या फिर जब इसकी डिस्कवरी हुई थी ईएमएफ की, ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर जब चीजें लिखी जा रही थी, बताई जा रही थी, तब इसको, जब उस टाइप के साइंटिस्ट थे तो उन्होंने इसको नाम क्या दिया था? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन ये कोई भी टाइप का फोर्स नहीं है। ठीक है। फोर्स से और इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। सिर्फ इसको नाम दे दिया है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हाँ सर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। सेकेंड सर, कि ये है क्या? ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब एक टाइप का वोल्टेज ही है, लेकिन ये वोल्टेज से थोड़ा सा अलग है। सर कैसे अलग है सर? ध्यान से सुनो। अभी वोल्टेज आपको पता है, करंट आपको पता है, रेजिस्टेंस आपको पता है। अभी यहाँ पर ये जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है, जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस या फिर जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है अक्रॉस द बैटरी व्हेन नो करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ दिस डिवाइस। ठीक है। मतलब सर नहीं समझा? नहीं समझा, सुनो फिर से। जो ईएमएफ समझे क्या है? ईएमएफ मतलब कि आपके पास एक बैटरी है, उस बैटरी का सबसे मैक्सिमम जो वोल्टेज होता है, सबसे मैक्सिमम जो वोल्टेज होता है, जब उसको कहीं पे भी किसी से भी कनेक्ट नहीं करते, ठीक है, उसमें से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करते, तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं। मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू होती है एक सेल की या फिर एक बैटरी की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं। बोलो क्लियर हो गया? नहीं हुआ? बोलो नहीं हुआ। क्या कर रहे हो रे? नहीं हुआ? बोलो नहीं हुआ ना? सुनो फिर से। ठीक है। अभी और क्या ही सुनो। ठीक है। देखो, मान लो ये आपके पास बैटरी है, ठीक है, इस बैटरी का जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा, इसमें से जब कोई भी करंट फ्लो नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ईएमएफ ऑफ दैट डिवाइस, ईएमएफ ऑफ दैट बैटरी। क्लियर है? सेकेंड टर्म के बारे में सुनो। सेकेंड टर्म है टर्मिनल वोल्टेज। नाम क्या है? टर्मिनल वोल्टेज। क्या है? टर्मिनल वोल्टेज। तो अभी ध्यान से सुनना। मान लो आपके पास एक बैटरी है, आपके पास एक बैटरी है। अभी इस बैटरी को आप लोगों ने ड्राई सेल के बारे में पढ़ा है 10वीं में? हाँ सर, पढ़ा है ड्राई सेल के बारे में। उसमें हमारे पास कुछ कार्बन रहता था, इलेक्ट्रोड रहते थे, ठीक है, कुछ अपने पास वो कोयला रहता था, बहुत कुछ रहता था। ठीक है। तो उसमें क्या होता था? कुछ केमिकल रिएक्शंस होते थे, फिर उसके बाद में अपने को वोल्टेज मिलता था। करेक्ट है? अरे भाई, इलेक्ट्रोलाइट ले लो। इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो नमक वाला पानी। ठीक है। आपने देखा होगा, एक रॉड यहाँ से डालो, एक लीड का रॉड डालो, एक कॉपर डालो, फिर उससे आप बैटरी बना सकते हो। तो उसमें होता क्या था? ध्यान से सुनना। मान लो आप लोगों ने एक बैटरी लाई है, ठीक है। अभी दो चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, एक है आपका टर्मिनल वोल्टेज और एक है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो अपने इधर गए, मार्केट में गए, मार्केट से आपने एक बैटरी लाई, ठीक है, और उस बैटरी में लिखा हुआ है कि उसका वोल्टेज है 1.5 वोल्ट। क्लियर है? उसका वोल्टेज कितना है? 1.5 वोल्ट। लेकिन जब आप इसको मेजर करते हो तो आपको 1.5 नहीं मिलता, आपको मिलता है 1.49, 1.48 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सर यहाँ से 0.01, 0.02, ये इतना सा वोल्टेज कहाँ चला गया? इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। लेकिन ये गया कहाँ पर, ये समझने वाली बात है। तो आपको पता है कि हर एक चीज में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस होता है, तो ये भैया ये तो बहुत सारे कंपोनेंट से बना है। तो इस बैटरी में दो चीजें होती है, एक तो ईएमएफ जो इसका मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, और एक इसके साथ छोटा सा एक रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब सर समझिए, हाँ या ना बोलो? समझा नहीं समझा? क्लियर है? मतलब अगर आप कोई भी चीज लेके आते हो तो जो आपको आउटपुट चाहिए वो आउटपुट आपको नहीं मिलता, उसमें थोड़ा सा
एकदम थोड़ा सा कम रहेगा। वो किसकी वजह से रहेगा? वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से रहेगा। वो उतने से रेजिस्टेंस को क्या करना है अपने को? ओवरकम करना है। तो ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। तो अपनी एनर्जी थोड़ी सी यहाँ पर यूटिलाइज हो जाती है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस में। और जो बचा हुआ आपको लास्ट में वोल्टेज मिलता है अक्रॉस द बैटरी, ईएमएफ मैक्सिमम वोल्टेज, आर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो यहाँ से सब कट कुटा के जो आपको वोल्टेज मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। जो एंड में टर्मिनल्स के अक्रॉस में मिलता है। क्या मिलता है? एंड में टर्मिनल के अक्रॉस में मिलता है। बोलो, बात समझ में आई? फिर से ध्यान से सुनना। ईएमएफ क्या है? ईएमएफ इज द मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन प्रोवाइडेड बाय द डिवाइस व्हेन इट इज नॉट कनेक्टेड इन एनीवेयर। ठीक है, उसमें से कोई भी करंट पास नहीं किया हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ईएमएफ ऑफ दैट डिवाइस। सेकेंड, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब क्या? आपको पता है हर एक डिवाइस का रेजिस्टेंस होता है, तो इसका भी क्या है? कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये इसका ईएमएफ हो गया और ये उसका होगा छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर आपको लास्ट में देखा जाए तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा? टर्मिनल के अक्रॉस में वो मिलेगा आपको वी। मतलब टोटल था ये, उसमें से थोड़ा सा इसने खा लिया एनर्जी और फिर बचा हुआ क्या मिला अपने को? टर्मिनल वोल्टेज मिला। क्या मिला? टर्मिनल वोल्टेज मिला। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ध्यान से देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? टोटल था ई, टोटल था ई, किसके बराबर होगा वो? एक तो कुछ एनर्जी यहाँ पर चले गई। कितनी एनर्जी चले गई सर यहाँ पर? ओम्स लॉ लगा लो। ओम्स लॉ मतलब कितना हो जाएगा? V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, बराबर V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो कुछ वोल्टेज यहाँ पर चला गया अपना, और बचा हुआ वोल्टेज कहाँ पर आया? बाहर आ गया थोड़ा सा। और ये अपना क्या हुआ? ये ड्रॉप हुआ। ये क्या हुआ? यहाँ पर ड्रॉप हुआ, वोल्टेज ड्रॉप। ये क्या है? ये अपना टर्मिनल वोल्टेज है। ये क्या अपना? टर्मिनल वोल्टेज। तो जो ड्रॉप और जो टर्मिनल वोल्टेज है, अगर उन दोनों को मैं मिला दूं, इसको और इसको मैं मिला दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा ईएमएफ ऑफ द डिवाइस। मुझे क्या मिलेगा? ईएमएफ ऑफ द डिवाइस। बोलो क्लियर है? हाँ ना बोलो रे, हाँ ना बोलो। हाँ सर। तो अभी देखो ये इक्वेशन समझ में आ गया कहाँ से आया? E इज इक्वल्स टू आई आर प्लस वी। और अगर मुझे v चाहिए तो v में क्या लिखूंगा? इसको उस साइड भेज दूंगा, तो E माइनस आई आर। तो ये मेरा बन गया इक्वेशन, एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन। कि टर्मिनल वोल्टेज का इक्वेशन क्या है? वो है टोटल वोल्टेज, टोटल मतलब ईएमएफ माइनस वो थोड़ा सा लॉस था, तो सब कट कुटा के कितना मिलेगा अपने को? v मिलेगा। देखो ना, ये पूरा है, इस पूरे में से इतना निकाल दो, इस पूरे में से इतना निकाल दो, तो क्या मिलेगा आपको? ये मिल जाएगा। क्लियर है? बोलो नहीं है? क्या बोलो अभी मैं आपको? क्लियर है? यस और नो? तो इसी को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द डिवाइस। इसमें हम लोग ने तीन टर्म डिस्कस कर ली है। अभी बाकी चीजें आपको तो पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या पता होना चाहिए सर? जो अपना करंट निकलता है वो पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव में आके फिर से बैठ जाता है करंट। ठीक है, अभी इसके अंदर देखो, यहाँ पे एक डायग्राम दिया था, इसको अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अभी इसमें देखो, ये आपका पूरा ईएमएफ डिवाइस है। ये क्या आपका? ईएमएफ डिवाइस है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अपना करंट कहाँ से कहाँ निकलेगा? यहाँ से निकलेगा, यहाँ से जाके फिर से यहाँ पर आ जाएगा। अभी देखो, जो इसके अंदर हमारे चार्जेस होते हैं वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेंगे? वो नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर ट्रैवल करेंगे। कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेंगे? नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ ट्रैवल करेंगे। और जब यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेंगे तो उसको कुछ काम करना पड़ेगा, और वही काम किसके अगेंस्ट में करना पड़ता है? इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में करना पड़ता है। अभी सर ये ईएमएफ डिवाइस क्या क्या होते हैं? ईएमएफ डिवाइस होते हैं आपके बैटरी, आपके सेल। ठीक है, देखो यहाँ पर लिख के दिया है, आपके पावर सेल्स, बैटरीज, सोलर सेल, फ्यूल सेल, इवन जनरेटर्स आर द एग्जांपल्स ऑफ ईएमएफ डिवाइसेस। तो ईएमएफ डिवाइस अगर पूछ लिया कि ईएमएफ डिवाइस क्या होता है, तो ईएमएफ डिवाइस बोलो सर, सेल, बैटरी, सोलर सेल, फ्यूल सेल, जनरेटर्स आर द एग्जांपल्स ऑफ ईएमएफ डिवाइसेस। क्लियर है? हाँ या ना बोलो? पक्का? ये आपको इक्वेशन याद रखना है। इसी इक्वेशन से हम लोग आगे सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल देखने वाले हैं। वीडियो नहीं समझ में आए फिर से पीछे जाओ, फिर से सुनो, फिर से पीछे जाओ, फिर से सुनो। अब ये देखो, मैंने आपको एक वोल्ट फॉर्मूला बताया था, वोल्टेज इज इक्वल्स टू वर्क डन अपन चार्ज। तो ये भी क्या है? एक टाइप का वोल्टेज ही है ना। ईएमएफ क्या? एक टाइप का वोल्टेज ही है। तो मैंने ये वी की जगह मैंने लिख दिया ईएमएफ ऑफ द डिवाइस, और यहाँ पर वो डब्ल्यू अपन क्यू, ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है। अब यहाँ पर हम लोग ने छोटे काम के लिए हम लोग ने डिस्कस किया, इसलिए यहाँ पर हम लोग ने डी डब्ल्यू अपन डी क्यू लिखा है। क्लियर है? अब इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी सर? वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल्स। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो जूल्स पर कूलम। क्लियर है? जूल्स पर कूलम। पक्का समझ में आ रहा है कि सब ऐसे जा रहा है? नहीं ना? वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो यही बोला गया है। अभी यहाँ पर देखो, इस पैराग्राफ में क्या बोला गया है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर आपको
दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस बताया है। एक होता है आपका आइडियल डिवाइस, ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। एक होता है आपका आइडियल डिवाइस और एक होता है आपका प्रैक्टिकल डिवाइस। एक होता है आपका प्रैक्टिकल डिवाइस। आइडियल डिवाइस मतलब क्या सर? आइडियल डिवाइस मतलब क्या? आइडियल डिवाइस मतलब देयर इज नो इंटरनल रेजिस्टेंस, नो इंटरनल रेजिस्टेंस, उसमें कोई भी लॉसेस नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है, नो लॉसेस, कुछ नहीं होता भैया इसमें, ठीक है। और जो एफिशिएंसी होती है 100% होती है, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता है, जितना आपने इनपुट दिया है उतना ही आपको आउटपुट मिलता है। प्रैक्टिकल डिवाइस में क्या होता है? प्रैक्टिकल डिवाइस में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, देयर इज इंटरनल रेजिस्टेंस, देयर आर लॉसेस, ठीक है। हमने जितना एनर्जी दिया है उतना ही अपने को आउटपुट मिलेगा क्या? नहीं, कुछ ना कुछ लॉसेस यहाँ पर होते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? यस। तो आपको क्या याद रखना है? आपको मेन जो चीज़ याद रखनी है वो ये फॉर्मूला याद रखना है, V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, ये एक फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोग ओम्स लॉ, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब यहाँ पर ओम्स लॉ लगाओ। ओम्स लॉ क्या बोलता है सर? ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल्स टू आई आर, तो यहाँ पर ये वैल्यू रख दो, आई आर इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। अब ये आर क्या है सर? ये आर है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, करंट तो आई है। अभी इस आई को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ तो आई आर प्लस आई आर इज इक्वल्स टू ई, तो फॉर्मूला क्या बन गया? आई कॉमन निकाल लो, आर प्लस आर इज इक्वल्स टू ई, तो आई का फॉर्मूला क्या बन गया? ई अपॉन आर प्लस आर, ई अपॉन आर प्लस आर। क्लियर है? यस और नो? ठीक है, तो ये करंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, यह वोल्टेज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, और ये दो इक्वेशन आपको याद रखने हैं, ये दो इक्वेशन आपको याद रखने हैं। कैसे आया समझ में आया? ये छोटा सा प्यारा सा डेरिवेशन आपके सामने रह रहा, ठीक है? पक्का? बोलो नहीं समझा? समझ गया? वीडियो को फिर से पीछे करो, फिर से सुनो अगर नहीं समझा तो, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल, और यहाँ पर आपका चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो चलिए देखते हैं हम लोग सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। यस, तो यहाँ पर ध्यान से सुनना। अभी हम लोग ने देखो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल पढ़ा इसी चैप्टर में। अभी हम लोग सेम चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जब सेल्स को सीरीज में लगाते हैं तो क्या प्रॉफिट होगा, कैसे क्या काम करेगा, उसका आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा, और जब सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, क्या टॉपिक मिलेगा। अभी ध्यान से सुनो, ठीक है। सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, पहले सीरीज कनेक्शन क्या होता है ध्यान से सुनना। सीरीज कनेक्शन मतलब ये देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर ऐसा कहीं पे आपको कनेक्शन दिखता है, अगर ऐसा कहीं पे आपको कनेक्शन दिखता है, इसका मतलब क्या है? वो सीरीज कनेक्शन है। क्या है वो? सीरीज कनेक्शन है। एक के पीछे एक लगा दिया जाता है। अगर मैं अभी बोलूँ कि ये है 1.5 वोल्ट का, ये है 1.5 वोल्ट का, तो टोटल कितना वोल्टेज मिलेगा अपने को? तो आप लोग क्या बोलोगे? सीरीज में वोल्टेज ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 3 वोल्ट। टोटल कितना वोल्ट मिला अपने को? 3 वोल्ट मिला। बस बात खत्म। अभी यहाँ पर ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ, ठीक है, ये तो बहुत बड़ा होगा डायग्राम। यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ, देखो एक सेल है आपका ये, उसमें छोटा सा उसका इंटरनल रजिस्टेंस, एक और सेल है उसका छोटा सा इंटरनल रजिस्टेंस, इसका ईएमएफ है E1 R1, E2 R2। तो बताइए अब इसका इक्वेशन कैसे लिखोगे, इसका इक्वेशन कैसे लिखोगे? और लास्ट में जो आपको मिल रहा है वो आउटपुट वोल्टेज V मिल रहा है। क्या मिल रहा है? V मिल रहा है। तो हमारे पास तो एक ही इक्वेशन है, V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर। अभी सीरीज कॉम्बिनेशन में ये E1 और E2 ये भी ऐड होगा, ये R1 और R2 सीरीज में है तो ये भी क्या होंगे? ऐड होंगे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? E1 प्लस E2, और ऐसी अगर 3 4 5 6 सेल होंगे तो क्या करोगे आप लोग? ऐसे आप लोग ऐड करते जाओगे। अभी रेजिस्टेंस भी देखो सीरीज में कनेक्टेड है, तो क्या मैं इसको R1 प्लस R2 लिख सकता हूँ, और अगर बहुत सारी बैटरी होगी तो इसको ऐड करते जाओगे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? सब्मेशन ऑफ ई और सब्मेशन ऑफ आर लिख सकता हूँ मैं, सब्मेशन ऑफ ऑल दी EMF डिवाइसेस एंड सब्मेशन ऑफ ऑल दी इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला? मेरे पास आ जाएगा आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू सब्मेशन ऑफ ऑल दी EMF सोर्सेस माइनस सब्मेशन ऑफ, अब आई तो सेम रहेगा तो आई बाहर निकाल दो। आई सेम क्यों रहेगा सर? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। अगर पहले आपने पढ़ा होगा सीरीज में क्या सेम रहता है? करंट सेम रहता है। फिर सब्मेशन ऑफ ऑल दी इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी आपके बुक में लिखा होगा यहाँ पर आई की वैल्यू चालू होगी 1 से, कहाँ तक होगी? N तक होगी। यहाँ पर भी लिखा होगा आई
आई की वैल्यू कहाँ से चालू होगी, 1 से चालू होगी कहाँ तक, n तक। तो आपको ये इक्वेशन लिख के दिया होगा, ये इक्वेशन आपको लिख के दिया होगा। समझ में आ गया। तो ये था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। देखा इतना सही है। देखो ये आपका पैरेलल का डायग्राम है, ये पैरेलल का डायग्राम है, ये अभी आगे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो आपको लिख के दे दिया है, ये आपको लिख के दे दिया है। क्लियर है। ठीक है, आपको क्या करना है, अलजेब्रिक सम करना है। क्या करना है आपको, अलजेब्रिक सम करना है। सबको अलजेब्रिक सम मतलब क्या है, जो भी उसका पोलैरिटी है उसको अज्यूम करके चलना है। पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप लोग बहुत सारे सम सॉल्व करोगे तो आपको और दिमाग में थोड़ा सा क्लिक होगा। क्या होगा, क्लिक होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब इसके एडवांटेजेस पढ़ लेना, आप लोग पढ़ लोगे ना। सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज प्रोड्यूसेस अ लार्जर रिजल्टेंट वोल्टेज। अगर आप लोग बहुत सारे बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो आपको वोल्टेज बहुत ज्यादा मिलेगा। करंट विल रिमेन सेम। cells which are damaged can be easily identified, hence can be easily replaced। ओके सर, अभी देखो यहाँ पर, अरे बस इतना ही है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल। अभी इसको ध्यान से समझना, इसका थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है जो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो आर यू गाइज रेडी? यस, चलो तभी ध्यान से समझना। सीरीज वाला बहुत ईजी था, अभी पैरेलल में थोड़ा सा अपने को झोल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, झोल करना पड़ेगा। तो अभी देखो ये मैंने 2 सेल लिए हैं। ठीक है, मान लो ये E1 है और यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस है R1, ये है E2 और इसका रेजिस्टेंस है R2। ठीक है, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, ये दोनों पैरेलल कनेक्टेड है। पैरेलल में क्या मैंने बोला था, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है और वोल्टेज रिमेन्स सेम। करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज रिमेन्स सेम। तो अभी देखो यहाँ पर हम लोग सेम इक्वेशन जो हम लोग ने डिराइव किया था, V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर, उसी को हम लोग यहाँ पर दिमाग लगा के थोड़ा सा यूज करेंगे। कैसे सर, ध्यान से देखो, अभी हम लोग डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ क्या ध्यान देना है, आपको कनेक्शन का टाइम पे पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव, मतलब दोनों पॉजिटिव एक साथ कनेक्ट करना है और दोनों नेगेटिव एक साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड, नेगेटिव नेगेटिव एक साइड, ऐसे उल्टा मत कनेक्ट कर देना। एक ऐसा किया है और एक ऐसा किया है। ठीक है, ऐसा मत करना। ठीक है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है। तभी ध्यान से देखते हैं और उसका डेरिवेशन समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही ईजी डेरिवेशन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलो स्टार्ट करें। यस, तो चलो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। ये देखो, ये है आपका भयंकर सा डेरिवेशन। अभी देखो इसको मैं कितना इजीली आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले डायग्राम निकाल लो आप लोग। तो मैं डायग्राम यहाँ पर छोटू सा निकाल देता हूँ। ये है आपका एक बैटरी, ये है आपका दूसरा बैटरी, ये आप लोग का कनेक्टेड है पैरेलल में। ठीक है, ये है आपका E1, ये है आपका R1, ये है आपका E2, ये है आपका R2। ये टोटल पॉजिटिव वोल्टेज, ये टोटल नेगेटिव वोल्टेज। अभी ध्यान से सुनना। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं यहाँ पर पहले कलर चेंज कर लूँ मैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पहले देखूंगा कितना वोल्टेज मिल रहा है मुझे, फिर मैं देखूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे कितना वोल्टेज मिल रहा है। अभी हमें पता है कि करंट क्या करता है, करंट डिवाइड करता है। इन केस ऑफ पैरेलल करंट क्या करता है, डिवाइड करता है। वोल्टेज क्या रहता है, वोल्टेज रिमेन्स सेम, वोल्टेज रिमेन्स सेम। तो अभी मुझे क्या करना है, मान लो यहाँ पर यहाँ से निकलेगा एक I1 करंट और यहाँ से निकलेगा एक I2 करंट, I1 और I2। तो सबसे पहले मुझे ऊपर वाली ब्रांच देखनी है, ये ऊपर वाली ब्रांच मुझे देखनी है। तो ऊपर वाली ब्रांच में मैं क्या करूंगा, वोल्टेज का फॉर्मूला लगाऊंगा, V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर। यही फॉर्मूला हम लोग सब जगह पे लगाने वाले हैं। अभी ध्यान से सुनते हैं ना। ऊपर वाली ब्रांच में लगाओ तो क्या आएगा फॉर्मूला आपका, आपका फॉर्मूला आ जाएगा V इज इक्वल्स टू E1 माइनस I1 R1। बोलो समझा, हाँ ना बोलो, समझा कि नहीं समझा। वोल्टेज मैंने V क्यों लिया सर, V1 क्यों नहीं लिया, अरे वोल्टेज तो सेम है ना, तो V लो ना, क्या प्रॉब्लम है। अभी देखो यहाँ से मुझे I का इक्वेशन बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ शिफ्ट कर दूंगा और इसको यहाँ शिफ्ट कर दूंगा। तो क्या करूँगा, ये यहाँ से यहाँ गया तो पॉजिटिव हो गया I1 R1, और ये यहाँ से यहाँ आया तो नेगेटिव हो गया। यस, अभी देखो मुझे सिर्फ I1 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, E1 माइनस V अपॉन R1। तो ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1। बोलो समझा। यस, सेम अपन सेकंड ब्रांच देखेंगे, सेम हम लोग सेकंड ब्रांच देखने वाले हैं। सेकंड ब्रांच में क्या मिलेगा सर, बताओ अभी। V इज इक्वल्स टू E2 माइनस I2 R2। बोलो नहीं समझा। फिर वही करेंगे हम लोग, I2 R2 इज इक्वल्स टू E2 माइनस V, और I2 क्या मिल जाएगा अभी अपने को, I2 मिल जाएगा E2 माइनस V अपॉन R2। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 2। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 2। एंड वी नो दैट ये I1 आ रहा है, ये I2 आ रहा है, ये मिलके क्या बनेगा, ये मिलके I बनेगा, ये मिलके क्या बनेगा, I1 प्लस I2 मिलेगा। तो अभी ये वैल्यू उठा के यहाँ पर डाल दो, ये वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दो। तो क्या आएगा वैल्यू, E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2।
अभी मैं क्या करूंगा, इस R1 और R2 को स्प्लिट कर दूंगा। तो स्प्लिट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा सर, अभी देखो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। नेक्स्ट पेज पे मुझे क्या मिलेगा, I इज इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। अभी मैं ई को अलग कर लूंगा, वी को अलग कर लूंगा। तो ई को अलग करते हैं, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। अभी इसमें से निकाल लो बाजू में, माइनस वी अपॉन R1 माइनस वी अपॉन R2। इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, यस सर निकल रहा है, कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो क्या क्या बच रहा है सर, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, कॉमन क्या निकलेगा, माइनस वी। कॉमन क्या निकाला मैंने, माइनस वी कॉमन निकाला। तो ब्रैकेट में क्या बचा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। समझा, यस। अभी इसको आप लोग सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, क्या बचेगा सर बताओ। देखो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई फटाफट, अभी पहले इधर शिफ्ट कर लेते हैं। हमें इक्वेशन का बनाना है, v इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर बनाना है, इक्वेशन हमें ये बनाना है। तो हम लोग v को अभी उस साइड फेंक देते हैं, इसको मैंने इस साइड फेंक दिया, तो क्या बन गया ये, v IR1 प्लस IR2, ठीक है, इज इक्वल्स टू ई माइनस R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस आई। सिर्फ मैंने इसको यहाँ पर लेके गया और इसको मैं यहाँ से यहाँ लेके चला गया। क्लियर है, यस और नो, यस सर। अभी ध्यान से सुनो, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अभी क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आएगा बोलो, R2 प्लस R1 डिवाइड बाय R1 R2। यस, यहाँ पर भी बताओ, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 R2 माइनस आई। क्लियर है। अभी मैं इस पूरे रेजिस्टेंस के पैरामीटर को, इस पूरे रेजिस्टेंस को, ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना वी के साथ, क्या हो रहा है सर, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा, क्या करूंगा मैं इसको डिवाइड करूंगा। तो क्या आएगा बोलो इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 R2 होल डिवाइड बाय क्या आएगा, R2 प्लस R1 डिवाइड बाय R1 R2। अभी माइनस, अभी देखो मैंने इसके साथ भी डिवाइड किया और इसके साथ भी डिवाइड किया, अरे नहीं समझा बोलो। जैसे हम लोग ने यहाँ पर किया था ना, देखो ये पूरा R1 नीचे था, तो मैंने क्या किया, R1 अलग कर दिया था, वैसे मैं यहाँ पर भी कर रहा हूँ, इस पूरे को मैंने अलग अलग डिवाइड किया, I अपॉन R2 प्लस R1 डिवाइड बाय R1 R2। बोलो क्लियर है, यस और नो। अभी डिवीजन का डिवीजन ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये और ये कट हो जाएगा और बचेगा क्या, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R2 प्लस R1। और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस, अगर ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, I R1 R2 डिवाइड बाय E2 प्लस R2 प्लस R1। ये आपका बन गया फॉर्मूला। तो इतना बड़ा फॉर्मूला याद करना है, यस, ठीक है। तो जब आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो ये वाला फैक्टर, ये वाली वैल्यू आपको देगा इक्विवेलेंट ईएमएफ, ये आपको क्या देगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ, ये आपको देगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट ईएमएफ, और इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, v इज इक्वल्स टू summation of all the equivalent resistance EMF माइनस I all the EMF डिवाइसेस का सबमेशन। ये आपका बन गया फॉर्मूला, ये आपका बन गया फॉर्मूला। चाहिए तभी टेक्स्ट बुक में देख लो, ये देखो यहाँ पर सेम टू सेम स्टेप्स किए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, नीचे से ऊपर लिखे गए, वैल्यू कैंसल आउट हुआ है, और फिर इसी को आप लोग ने इस टर्म में लिख दिया है। तो सबमेशन नहीं करना है अपने को, इक्विवेलेंट लिखना है। सॉरी एक मिस्टेक हो गई, ये इक्विवेलेंट आएगा, सॉरी सब नहीं करना, सिर्फ इक्विवेलेंट लिखना है। क्लियर है, यस और नो, यस और नो। बन गया अपना कौन सा फॉर्मुलेट बन गया, v इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। तो जब भी आप लोग दो सेल को, बैटरी को आप लोग पैरेलल में लगाओगे तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करना है आपको, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो कैसे दिखेगा, ये देखो ना भाई, देखो देखो, ये आपका बैटरी, ये आपका रेजिस्टेंस, ये आपका एक और बैटरी, ये आपका और एक रेजिस्टेंस, ये R1 ये R2 ये E1 ये E2, ये पैरेलल में है कि नहीं है, तो ये दोनों भी क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे सॉल्व करते हैं, पैरेलल में रेजिस्टेंस R1 अपॉन R2, यस और नो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे R1
R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2। अभी मुझे सिर्फ RP चाहिए तो क्या करूंगा मैं, RP इज इक्वल्स टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। समझ में आ रहा है, यस और नो। वैसे जब ये दोनों रहेंगे तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे E2 R1 प्लस E1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। तो ये भी इक्विवेलेंट ऐसे सॉल्व कर सकते हो और इसको भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर फाइनली अपना सेकंड टॉपिक होता है समाप्त। ठीक है, ये देखो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सॉल्व करके भी। ठीक है, आपको यहाँ पर सब कुछ सॉल्व करके दिया गया है। ओके, अभी यहाँ पर क्या किया गया है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दिए गए, आप लोग को ये रीड करना पड़ेगा। ठीक है, रीड कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सेल। तो यहाँ पर जो अपने सेल है वो दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, एक प्राइमरी सेल और एक सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल मतलब क्या, प्राइमरी सेल्स कैन नॉट बी चार्ज अगेन, मतलब ये अपने रीयूजेबल सेल नहीं है। मतलब अपने जो बैटरी, मान लो घड़ी में बैटरी लगाते हो, रिमोट में बैटरी लगाते हो, तो वो क्या है, एक बार वो खत्म हो गया चार्ज तो क्या हो जाता है, गया मेरा माँ, सॉरी, हाँ। तो मैं क्या बोल रहा था कि ये आपके रीयूजेबल नहीं है, रीयूजेबल नहीं है। जो आप लोग नॉर्मल बैटरी लगाते हैं ना, वो समझ लो। ठीक है, इसको हम लोग एक बार लेंगे, उसको यूज़ करेंगे और फेंक देंगे, ये उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेल, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेल। इसका एग्जाम्पल क्या है, ड्राई सेल है, एल्कलाइन सेल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, दिस आर द एग्जाम्पल्स। ठीक है, प्राइमरी सेल्स आर लो कॉस्ट, ये सस्ते मिलते हैं 10-15 रुपए के, कैन बी यूज इजीली, इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये हैवी लोड के लिए नहीं यूज़ कर सकते। सेकेंडरी सेल्स क्या है, सेकेंडरी सेल्स आर यूज फॉर सच एप्लीकेशंस। कौन से एप्लीकेशन सर, दे आर रिचार्जेबल। आपका फ़ोन, आपके फ़ोन में जो बैटरी है वो कौन सी है, सेकेंडरी सेल है। क्यों, क्योंकि उसको हम लोग बार बार ये कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं हम लोग। यस, उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो वो लीड एसिड सेल होता है। फिर क्या होता है, वो फ्यूल सेल्स आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सेल्स। ठीक है, अभी आप लोग ने देखा होगा इलेक्ट्रिक गाड़ी आती है, ईवी कार्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी लीड एसिड बैटरी रखी जाती है। ठीक है, जिसमें आप लोग उस बैटरी को बार बार रिचार्ज कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। फिर आगे जाके जो फ्यूचर है, ठीक है, वो फ्यूल सेल्स व्हीकल का है। किसका है, फ्यूल सेल्स व्हीकल का। अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप लोग ये पढ़ने के बाद आप लोग और पढ़ सकते हो। और एक और आपका, आप लोग जो टेक्नोलॉजी आप लोग ने सुनी होगी, एक तो कि हाइड्रोजन यूज़ करके क्या करते हैं पता है, हाइड्रोजन लेते हैं, उसको पानी में मिक्स कर देते हैं, तो वो भी क्या प्रोड्यूस करता है, एक फ्यूल प्रोड्यूस करता है। उसको भी आप लोग आराम से यूज़ कर सकते हो, वो भी अपन इलेक्ट्रिक की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, उसको हाइड्रोजन कार्स बोलते हैं। ठीक है, उसका भी फ्यूल के ऐसा यूज़ कर सकते हैं। देखो, हाइड्रोजन को पानी में डालो तो उसका जो बाय प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल। यस, और ऐसे बहुत सारे अपने पास यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो ये सारी चीज़ आप लोग पढ़ लो। मेन चीज़ आपको याद रखना है, कितना टाइप के सेल होते हैं, दो टाइप के सेल होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल मतलब क्या, विच आर नॉट रीयूजेबल। ठीक है, उसको हम लोग रीयूज नहीं कर सकते, ड्राई सेल, अल्कलाइन सेल्स एक्सेट्रा। सेकेंड और हैवी लोड के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ईजी है, कॉस्ट एफिशिएंट है और आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडरी सेल का एडवांटेज क्या है, उसको हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स क्या है, लीड एसिड सेल है, ठीक है, एल्कलाइन वो, और बहुत सारे टाइप के आते हैं। सोलर सेल हो गया एक एग्जाम्पल। अभी उसके बाद में नेक्स्ट और बहुत सारे ये आ गई है टेक्नोलॉजी सेकेंडरी सेल का, फ्यूल सेल व्हीकल्स, और सर हाइड्रोजन को यूज़ कर सकते हैं, पानी के साथ मिला दो तो उसका बाय प्रोडक्ट आपको मिलेगा, तो आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो दिस ऑल आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल हम लोग ने यहाँ पर पढ़ लिया, ज़्यादा इसमें डिटेल में हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, ज़्यादा इसमें एग्जाम में आने वाला नहीं है टॉपिक, तो खाली आपको टाइप्स बताना चाहिए और उसका एग्जाम्पल बताना चाहिए और कैसे उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना चैप्टर होता है समाप्त। कहाँ पर चैप्टर होता है अपना समाप्त। अभी देखो, आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है, एग्जाम्पल नंबर 11.8। अगर आप लोगों के पास पुरानी बुक है तो ये यहाँ पर डायग्राम रॉन्ग है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको नहीं यूज़ करना है, दूसरा डायग्राम आपको बनाना है। वो डायग्राम की फोटो मैं यहाँ पर लगा दूंगा, नहीं तो आप लोग नई वाली बुक किसी के पास होगी तो देख लेना आप लोग। ठीक है, ये डायग्राम आपको नहीं यूज़ करना है, इसकी जगह पे आपको दूसरा डायग्राम यूज़ करना है और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। और यहाँ पर आपका चैप्टर होता है समाप्त। तो आई होप सो आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो वीडियो को 1 से 2 बार देखो, समझो और टेक्स्ट बुक रीड करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन, टेक केयर।